नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यानी पर्यावरण प्रदूषण से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। स्क्रीन पर दिख रहा है पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से संबंधित कठिन प्रश्न और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन इस वीडियो में है। अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको तो रट ही लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से लगभग 3 से 4 प्रश्न यूपी टेट में आएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? तो दोस्तों, वायु प्रदूषकों के लिए जाना जाता है लाइकेन तथा मास। लाइकेन तथा मास वायु प्रदूषकों के लिए जाना जाता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है क्या होता है दोस्तों? तो पीबी होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। किसके साथ संयोग करता है? हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करने का काम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। दोस्तों, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में नहीं होता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण चैप्टर से संबंधित है और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एक वीडियो के माध्यम से कलेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। दोस्तों, हरित गृह गैसें कौन कौन सी होती है जो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानी जाती है? हरित गृह गैस के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी गैस है दोस्तों? दोस्तों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी के सभी हरित गृह गैसें हैं और ये हरित गृह गैसों के प्रभाव में मदद करती हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है। हरित गृह प्रभाव के लिए जाने जाने वाली सर्वाधिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत स्वतः चालित वाहन होता है। स्वतः चालित वाहन मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करती है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय कौन सी है? तो रबर जैव निम्नीकरणीय है। रबर क्या है दोस्तों? रबर जैव निम्नीकरणीय है। अगर हम बात करें निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो अगर हम बात करें वाहित मल, तो वाहित मल जैव विघटित के रूप में जाने जाते हैं। वाहित मल जैव विघटित के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रदूषण से संबंधित बातें कर रहे हैं। वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है।
किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है दोस्तों? तो शीशा के कारण, शीशा के कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? दोस्तों कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो दोस्तों कैडमियम, कैडमियम कैडमियम रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियतमयता रोग होने का कारण है सिलिका। कौन सा कारण है? सिलिका। दोस्तों अगर हम बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है दोस्तों? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः जीवों के श्वसन से हुआ है। किससे हुआ है? जीवों के श्वसन से हुआ है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, किससे दोस्तों? तो ताजमहल को क्षति पहुंचने का प्रमुख कारण है मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से। मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से ताजमहल को क्षति हो रही है। दोस्तों अगर हम बात करें, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? यह मार्बल कैंसर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसे मार्बल कैंसर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसे मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या है? तो पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ओजोन मंडल का काम क्या है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करना। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। पारद यानी पारा की अधिकता। जापान में 1965 ईस्वी में पानी में पारे की अधिकतम मात्रा हो गई थी जिसके कारण मीना माता रोग हो गया था। और ये मीना माता शहर की बात है दोस्तों, और इसीलिए इसे मीना माता नाम दे दिया गया था। तो पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग पारा की अधिकता से होता है। अगर हम बात करें जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो दोस्तों जल प्रदूषण को मापने हेतु अगर हम बात करें कौन सी जांच की जाती है तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की माप की जाती है जल प्रदूषण को मापने हेतु। दोस्तों हम बात करें DDT होता है। DDT क्या होता है दोस्तों? DDT क्या होता है दोस्तों? तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक DDT कहलाता है। DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है दोस्तों? त्वचा का कैंसर होता है। किसका कैंसर? त्वचा का कैंसर। दोस्तों अगर हम बात करें यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा दोस्तों जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति में होता रहा तो। दोस्तों हमारे नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो दोस्तों नदियों में जल प्रदूषण की माप O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। किसकी मात्रा से? O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है दोस्तों? तो दोस्तों O2 वायु को प्रदूषित नहीं करती है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों? तो दोस्तों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का वहन करती है। क्या करती है?
NO2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का उपयोग करती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो दोस्तों H2 प्रदूषण का भाग नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी के सभी प्रदूषण के भाग हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कौन से ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो दोस्तों जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जेट उड़ान के कारण होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। दोस्तों हम कहें वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है दोस्तों? वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा और फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। और उपयुक्त सभी यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करें तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण से निम्न प्रदूषण से होती है। तो दोस्तों तेजाब वर्षा पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से तेजाब वर्षा में निम्न प्रदूषण से होती है। दोस्तों अगर हम बात करें हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है दोस्तों? हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हरितगृह प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हरितगृह प्रभाव कहलाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुओं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुओं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम बात करें निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो कागज जैव निम्नकरणीय के उदाहरण है। कागज जैव निम्नकरणीय के उदाहरण है। अगर हम बात करें प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। दोस्तों प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पतला करके यानी O3 के परत को पतला कर करके प्रदूषण पैदा करता है। कौन सा? प्राध्वनिक जेट। प्राध्वनिक जेट O3 के परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। दोस्तों हम बात करें फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट
फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो वाहित मल जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। परा एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है, परा एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है दोस्तों, तो यह एक गौण प्रदूषक है। क्या है, यह एक गौण प्रदूषक है दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइल ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों कैडमियम में जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कैडमियम से इटाई रोग होता है, कैडमियम से क्या होता है, इटाई रोग होता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है वातस्फीति वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है दोस्तों, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो दोस्तों उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, यानी तीनों ही प्रदूषण होंगे। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ग्रीन पीस एक एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है दोस्तों, तो आर्सेनिक है। आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरह, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है जो आपके मिलान करने से संबंधित प्रश्न है, यानी करा एस्बेस्टस, धूल, सीसा, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड का संबंध है। तो दोस्तों एस्बेस्टस धूल का संबंध है फेफड़ा से, यानी धूल फेफड़े में जाकर जमा हो जाता है जिससे अनेक बीमारियां होती हैं। सीसा रक्त धारा से संबंधित है, सीसा किससे संबंधित है, रक्त धारा से संबंधित है। पारा किससे संबंधित है दोस्तों, पारा उदर से संबंधित है। पारा किससे संबंधित है, उदर से संबंधित है। पारा किससे संबंधित है, उदर से संबंधित है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क से संबंधित है। यानी एस्बेस्टस धूल से फेफड़े में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सीसा से रक्त धाराओं में समस्या उत्पन्न होती है, पारा से उदर में समस्या उत्पन्न होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क में समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निछालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निछालक कहा जाता है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। तो आर्सेनिक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।